नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक होगा यूनिट एंड डायमेंशन। और इस क्लास में हम आसान तरीके से डायमेंशन निकालना सीखेंगे। और इस क्लास में क्या खास बात होगी, तो हम इस क्लास में कॉन्सेप्ट तो सीखेंगे ही, और साथ ही प्रीवियस ईयर में विभिन्न एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक से, उस क्वेश्चन का भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भौतिक राशि किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे, भौतिक नियम को जिस पद के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहा जाता है। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, तो भौतिक नियम को जो फिजिकल रूल होता है जिस पद के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे ही हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को कितने भागों में बांटा गया है। तो फिजिकल क्वांटिटी को मात्रक एवं मापन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। इन सारे टॉपिक से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। मात्रक और मापन के आधार पर भौतिक राशि को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है, तो पहला हो जाएगा हमारा मूल राशि, जिसे बोलते हैं बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी। व्युत्पन्न राशि, जिसे कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। और तीसरा हो जाएगा पूरक राशि, जिसे हम लोग कहेंगे कम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो हम लोगों ने देखा कि मापन और मात्रक के आधार पर जो फिजिकल क्वांटिटी है उसे 3 भागों में बांटा गया है, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। अब हम लोग इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल एनालिसिस करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मूल राशि। मूल राशि किसे कहा जाता है, तो वैसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसका मतलब हुआ कि मूल राशि में वैसे राशि को रखा गया है जिसको व्यक्त करने के लिए केवल एक यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल देखेंगे क्या क्या होगा, तो दूरी, विद्युत धारा, समय, ज्योति तीव्रता, द्रव्यमान, पदार्थ, तापमान, etc। तो ये सब हम लोग का आएगा मूल राशि में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, तो वैसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए 2 या 2 से अधिक मूल राशि की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसे हम लोग बोल लेंगे व्युत्पन्न राशि। हम लोगों ने देखा कि अभी मूल राशि कौन सी होती है, तो वैसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए केवल एक यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे हम लोग कहेंगे मूल राशि। और 2 या 2 से अधिक मूल राशि की ज़रूरत पड़ जाती है, उसे हम लोग कहेंगे व्युत्पन्न राशि। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखेंगे क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, वेग, चाल, त्वरण इत्यादि। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे बोला गया है ना कि 2 या 2 से अधिक मूल राशि की ज़रूरत पड़ जाती है। तो कैसे, तो जैसे देखिए हम लोग को अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल पता होता है अगर किसी चीज़ का निकालना हो तो लेंथ इंटू ब्रेथ, LB हो जाएगा हम लोग का क्षेत्रफल। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हम लोग को 2 लेंथ की ज़रूरत पड़ रही है, ब्रेथ भी तो लेंथ ही होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 2 या 2 से अधिक मूल राशि की आवश्यकता होती है व्युत्पन्न राशि में। वैसे ही आयतन निकालने के लिए, तो आयतन का हो जाएगा मीटर क्यूब। तो हम लोगों ने यहाँ से ये देख लिया कि व्युत्पन्न राशि में वैसी राशि होती है जिसको व्यक्त करने के लिए 2 या 2 से अधिक मूल राशि की ज़रूरत पड़ती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पूरक राशि। पूरक राशि किसे कहते हैं, तो वैसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए न तो मूल राशि की आवश्यकता पड़ती है और ना ही व्युत्पन्न राशि की आवश्यकता पड़ती है। और इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे, इसमें 2 हो जाता है, समतल कोण और घन कोण। और यूनिट में देखेंगे तो समतल कोण का यूनिट हो जाएगा रेडियन और घन कोण का यूनिट हो जाता है स्टेरेडियन, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि अब हम लोगों ने पहले देखा कि मात्रक के आधार पर और मापन के आधार पर भौतिक राशि को 3 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पे है कि परिमाण और दिशा के आधार पर भौतिक राशि को 2 भागों में बांटा गया है। अगर मात्रक और मापन के आधार पे तो भौतिक राशि को 3 भागों में बांटा गया है। और परिमाण और दिशा के आधार पर अगर पूछा जाए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के आधार पे भौतिक राशि को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, तो पहला हो जाएगा हम लोग का सदिश राशि, जिसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और दूसरा हो जाएगा पहला हो जाएगा अदिश राशि, जिसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। दूसरा हो जाएगा सदिश राशि, जिसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे सदिश राशि कहते किसे हैं। तो देखिए, वैसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए केवल एक परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे अदिश राशि कहा जाता है। तो अदिश राशि में
केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है, दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। उससे पहले देखें कि यहाँ पे दे रखा है कि दो अदिश राशि को जोड़ने के लिए बीजगणितीय विधि का उपयोग किया जाता है। ये टर्म याद रखेंगे कि दो अदिश राशि को जोड़ने के लिए हम लोग बीजगणितीय विधि का उपयोग करते हैं। और वहीं अगर पूछा जाए कि दो सदिश राशि को जोड़ने के लिए, तो सदिश राशि को जोड़ने के लिए ज्यामितीय विधि का उपयोग किया जाता है। तो ये टर्म याद रखेंगे, अदिश राशि को जोड़ने के लिए बीजगणितीय विधि का उपयोग किया जाता है। यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम लोग अदिश राशि के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल हो जाएगा चाल, समय, दूरी, कार्य शक्ति, ऊर्जा, द्रव्यमान, आयतन और तापमान। एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे आपको 3-4 एग्जाम्पल दे देंगे और फिर पूछा जाएगा कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है। तो एग्जाम्पल याद रखेंगे, चाल, समय, दूरी, जो कि एक चैप्टर का भी नेम है। चाल, समय, दूरी, कार्य शक्ति, ऊर्जा, द्रव्यमान, आयतन और तापमान। यहाँ पे फिर हो जाएगा दाब भी है जो एक अदिश राशि है, घनत्व भी अदिश राशि है और विद्युत धारा भी अदिश राशि है। विद्युत धारा एक्सेप्शनल केस होता है और यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है। देखेंगे हम लोग कि विद्युत धारा में दिशा और परिमाण दोनों होता है। इट मीन्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों विद्युत धारा में पाया जाता है, फिर भी इसे अदिश राशि में रखते हैं। इसका कारण है कि ये जो है विद्युत धारा जो है वो बीजगणितीय विधि का पालन करती है, इसी वजह से इसे विद्युत धारा को अदिश राशि में रखा जाता है। हम लोगों ने ऊपर देखा कि जो दो अदिश राशि को जोड़ने के लिए बीजगणितीय मेथड का उपयोग किया जाता है और दो सदिश राशि को जोड़ने के लिए ज्यामितीय विधि का प्रयोग किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत धारा कैसी राशि है, तो विद्युत धारा में दिशा और परिमाण दोनों होते हुए भी अदिश राशि होता है, जिसका कारण है इस को जोड़ के लिए बीजगणितीय मेथड का प्रयोग होना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सदिश राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं? तो वैसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता पड़ती है उसे सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि दो सदिश राशि को जोड़ने के लिए ज्यामितीय विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि दो सदिश राशि को जोड़ने के लिए ज्यामितीय विधि का उपयोग किया जाता है। इसका भी एग्जाम्पल याद रखेंगे। एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट होता है इस चैप्टर में, तो एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे। वेग, संवेग, आवेग, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, बल, विस्थापन, त्वरण, बल आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, etc। अब मैं आपको एक लॉजिक बताऊंगी जहाँ से आप अगर कोई भी सदिश या अदिश कोई एक अगर आपको याद हो जाए तो फिर आप वहाँ से ऑड वन आउट करने में इजी होगा। तो चलिए देखेंगे कि जिसमें वेग लगा हो, जैसे वेग, संवेग, आवेग, कोणीय वेग, वेग जिसमें लगा हो वो सब सदिश राशि हो जाएगा। बल, विस्थापन, त्वरण, ये भी एक चैप्टर है, यहाँ से ध्यान में रख सकते हैं। फिर देखेंगे आघूर्ण, आघूर्ण वाले जितने होंगे वो आपके सदिश राशि हो जाएंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे क्षेत्र, क्षेत्र वाले भी जितने होंगे वो हो जाएंगे आपके सदिश राशि। और तीव्रता जहाँ होगा तो तीव्रता वाला भी हो जाएगा सदिश राशि। तो हम लोगों ने देखा कि इसको किस तरीके से शॉर्ट टर्म में याद कर सकते हैं। तो देखिए देखेंगे कि जिस किसी के लास्ट में वेग लगा हो, जिस किसी के लास्ट में आघूर्ण लगा हो या फिर क्षेत्र लगा हो या तीव्रता लगा हो, तो ये एक ट्रिक हो जाएगा शॉर्ट टर्म में कि आप इसको याद कर सकते हैं ईजिली वे में। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं मात्रक। मात्रक अब हम लोगों का यूनिट स्टार्ट हो रहा है। मात्रक, मात्रक किसे कहते हैं? तो भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जिस मानक की आवश्यकता पड़ती है उसे ही मात्रक या यूनिट कहा जाता है। मात्रक है कि फिजिकल क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए जिस मानक की आवश्यकता पड़ती है उसे मात्रक कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि मात्रक को कितने भागों में बांटा गया है। तो मात्रक को 4 भागों में बांटा गया है। एक हम लोग जानते हैं सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में क्या होता है? तो देखेंगे सीजीएस पद्धति में होता है कि दूरी का मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा ग्राम और समय का मात्रक होगा सेकंड। तो सीजीएस पद्धति में दूरी का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक
ग्राम और समय का मात्रक हो जाता है सेकंड। और सीजीएस पद्धति को फ्रेंच पद्धति के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी याद रखेंगे, सीजीएस पद्धति को फ्रेंच पद्धति के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति में क्या होता है, तो दूरी का मात्रक हो जाएगा फुट, द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा पाउंड और समय का मात्रक हो जाता है सेकंड। आप यहाँ से ध्यान में रख सकते एफपीएस फुट पाउंड सेकंड। जैसे वहाँ पे हम लोगों ने पीछे देखा था, अभी पीछे यहाँ पे हम लोगों ने देखा सीजीएस, तो यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर, ग्राम और फिर सेकंड। तो ये इतना इजी है, याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति क्या होता है, तो दूरी का मात्रक इसमें हो जाएगा मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी और समय का मात्रक होता है सेकंड। एमकेएस मीटर, केजी और सेकंड, मीटर केजी सेकंड पद्धति, यहाँ से ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं एसआई पद्धति। एसआई पद्धति में देखेंगे तो इसको मान्यता प्राप्त हुआ था 1960 में, 1960 में एसआई पद्धति को मान्यता प्राप्त हुआ था। लेकिन प्रारंभ में जो ये एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 6 थी। पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्रारंभ में मूल मात्रक की संख्या कितनी थी, तो 6 थी। और प्रेजेंट टाइम में मूल मात्रक की कितनी संख्या है, तो प्रेजेंट टाइम में मूल मात्रक की 7 संख्या है। और 7वां जो है वो पदार्थ को शामिल किया गया था, पदार्थ को शामिल किया गया था और पदार्थ का यूनिट हो जाता है मोल। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एसआई पद्धति किसे किसे और किस में क्या कहा जाता है। तो एसआई पद्धति में मूल मात्रक निम्नलिखित है, इधर राशि दे रखा है और इधर मात्रक दे रखा है। तो चलिए देखेंगे, दूरी या लंबाई और दूरी का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, समय का मात्रक होगा सेकंड, तापमान का मात्रक होता है केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक होगा एम्पियर और ज्योति तीव्रता का मात्रक होगा कैंडेला। तो हम लोगों ने देखा कि एसआई यूनिट में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, तो एसआई यूनिट में मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड, तापमान का मात्रक हो जाएगा केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक होगा एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक होगा कैंडेला और पदार्थ का मात्रक होगा मोल। तो ये हमारे 7 मूल मात्रक हो गए। मूल मात्रक की संख्या कितनी है, तो 7 हो जाएगी। अब हम लोग बीमा निकालना सीखेंगे, जिसे हम लोग डायमेंशन कहते हैं। डायमेंशन निकालना सीखेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले एमएलटी को समझेंगे। डायमेंशन को एमएलटी के फॉर्म में हम लोग दिखाएंगे। एम से हो जाएगा हमारा मास, एल से हो जाएगा लेंथ और टी से हो जाएगा टाइम। जो मास होगा उसको एम वाले फॉर्मेट में लिखेंगे, जो लेंथ होगा उसे एल वाले फॉर्मेट में, और जो टाइम होगा, समय होगा, उसे टी वाले फॉर्मेट में लिखेंगे। चलिए अब हम लोग कुछ डायमेंशंस निकालते हैं, वहाँ से सीखेंगे। जैसे यहाँ पे है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। एल इंटू एल, 2 लेंथ को मल्टीप्लाई करके क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्षेत्रफल का यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो मीटर इट मीन्स हो गया लेंथ, ये लेंथ है। तो हम लोग यहाँ देखें कि यहाँ पे तो मास कुछ भी नहीं है, तो मास को 0 लिख देंगे। और लेंथ यहाँ पे क्या है, तो 2 लेंथ है, मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे लेंथ जितना होगा वो L2 लिख देंगे। और यहाँ पे टी क्या है, तो टी कुछ भी नहीं है, तो टी 0 लिख देंगे। तो क्षेत्रफल का डायमेंशन हो गया m0, L2 और t0। फिर देखते हैं हम लोग आयतन। आयतन का यूनिट क्या होता है, तो आयतन का यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब ये लेंथ हो गया। तो यहाँ पर भी मास कुछ नहीं है, तो m0। और यहाँ पे L कितना है, तो यहाँ पे लेंथ 3 दे रखा है, मीटर क्यूब है, तो L यहाँ पे 3 हो जाएगा। और T यहाँ भी कुछ नहीं है, तो T 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आयतन का डायमेंशन हो गया m0, L3 और T 0। चलिए कुछ और देखते हैं। जैसे यहाँ पे है हमारा चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि दूरी का यूनिट क्या होता है, तो दूरी एक डिस्टेंस क्या हो गया, एक लेंथ होता है। तो दूरी को हम लोग मीटर से डिनोट करेंगे। इस दूरी का यूनिट हो जाएगा मीटर और समय का यूनिट हो जाएगा सेकंड। अब इसे हम लोग कैसे डायमेंशन में यूज़ करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मास है क्या, तो नहीं, यहाँ पे भी मास नहीं है, तो मास कुछ नहीं है, तो मास 0 हो गया। एल है, तो हाँ एल यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक लेंथ है, तो M L1 हो गया। और
टी यहाँ पे बटा में दे रखा है, अपॉन में दे रखा है, तो देखेंगे कि अगर नीचे जो भी बटा में आएगा ना उसको ऊपर ले जाएंगे तो उसे माइनस के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो यहाँ पे समय कितना है, तो एक समय है लेकिन वो है बटा में, तो इसीलिए हम लोग t-1 लिख देंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर से एक बार बताते हैं, जैसे चाल है तो चाल का यूनिट, चाल क्या होता है, दूरी बटा समय चाल कहलाता है। दूरी को हम लोग मीटर में मेज़र करते हैं और समय को हम लोग सेकंड में मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि मास कुछ नहीं हो तो m0 लिख दिए, और एल हमारा लेंथ कितना है, तो लेंथ 1 है, 1 मीटर है, तो यहाँ पे 1 एल हो गया। और टी यहाँ पे कितना है, तो टी बटा में लिखा हुआ है, तो टी 1 टी है बटा में, तो इसको हम लोग जब ऊपर ले जाएंगे तो ये टी माइनस में हो जाएगा। चलिए कुछ और देखते हैं, जैसे ये हो गया हमारा घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान बटे आयतन होता है हमारा घनत्व। हम लोग देखेंगे कि द्रव्यमान का यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका यूनिट हो जाएगा केजी, द्रव्यमान का यूनिट हो जाएगा केजी। और हम लोगों ने पीछे देखा कि आयतन का यूनिट होता है मीटर क्यूब, तो केजी अपॉन मीटर क्यूब हो गया यहाँ पे। अब हम लोग को एमएलटी के फॉर्मेट में डायमेंशन निकालना होता है, तो एम यहाँ पे कितना है, तो केजी कितना है, तो 1 है, तो एम 1 है, तो सॉरी यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। जस्ट ए मिनट, यहाँ पे हमारा एम कितना है, तो मास 1 है, तो यहाँ पे मास 1 हो जाएगा। और यहाँ पे एल है क्या, तो हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपॉन में है मीटर क्यूब जो कि आयतन है। तो एल अगर हमने पहले भी बताया था कि अगर नीचे जो बटा में होगा अगर उसको ऊपर एमएलटी के फॉर्मेट में लिखते तो उसको माइनस में लिखेंगे, तो इसको -3 लिख दिए। और टी यहाँ पे है क्या, तो टी तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग t0 कर देंगे। समय का यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, क्योंकि घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का यूनिट हो गया केजी और आयतन का यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा m1 l-3 और t0। चलिए कुछ और देखेंगे, आप अगर लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे तो होपफुली आपको ये समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेग। तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग किसे कहते हैं, तो विस्थापन बटे समय को वेग कहा जाता है। वेग होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन जो कि एक डिस्टेंस है, इसके लिए हम लोग यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट हो जाएगा इसका मीटर। और समय का यूनिट क्या हो जाएगा, तो समय का यूनिट हो जाएगा सेकेंड, मीटर पर सेकेंड m/s, मीटर पर सेकेंड। इसको वेग को हम लोग डिनोट करते हैं। अब हम इसका डायमेंशन लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए m लिखे, m पता होता है, m मास होता है, तो यहाँ पे मास का जिक्र नहीं है, तो मास 0 हो जाएगा। l कितना हो जाएगा, तो 1 लेंथ है, मीटर l1 हो जाएगा। और t कितना हो जाएगा, तो t अपॉन में बटा में t है हमारा सेकंड, तो इसको -1 हो जाएगा। तो अगर वेग का विस्थापन वेग का डायमेंशन पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, तो वेग का डायमेंशन हो जाएगा m0 l1 t-1। ये हमारा हो जाएगा वेग का वेग का डायमेंशन हो जाएगा। वेग किसे कहते हैं, तो विस्थापन बटे समय को वेग कहा जाता है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे त्वरण। अब त्वरण हम लोग देखें तो त्वरण क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट आ रहा है तो इसको ध्यान में रखेंगे, और मैं वैसा ही लिखी हूँ जैसे पीछे यूज़ करते चलेंगे और आगे उसका यूटिलाइज होता चलेगा। सबसे पहला हम लोग का काम होता है डायमेंशन निकालने के लिए कि जितने भी चीज़ें दी हो इसे सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो वेग में परिवर्तन, तो हम लोगों ने पीछे देखा है कि वेग किसे कहते हैं, तो वेग होता है विस्थापन बटे समय। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, हम लोग पीछे देखें तो मीटर पर सेकेंड। और वेग में परिवर्तन की दर हो जाती है त्वरण, तो ये समय अपॉन में आ गया, तो समय के लिए 1/सेकेंड एक और लिख देंगे। तो अभी हम लोग के पास आ गया मीटर। अब मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, हम लोग त्वरण का यूनिट जानते हैं, त्वरण का यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन कैसे लिखेंगे, तो एम देखेंगे, तो एम यहाँ पे मास है, तो मास कुछ भी नहीं है, तो मास 0 लिख देंगे। एल कितना है, तो l1 है, तो l1 हो जाएगा। और t कितना है, तो यहाँ पे देखेंगे सेकेंड स्क्वायर है, t 2 है और वो भी बटा में है, तो t-2 लिख देंगे। तो अगर त्वरण का डायमेंशन पूछा जाए तो m0 l1 और t-2 हो जाएगा। चलिए कुछ और देखते हैं, जैसे यहाँ पे है बल। बल बराबर क्या होता है, तो बल बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुने त्वरण। हम लोग अभी पीछे त्वरण का निकाले हैं, त्वरण का यूनिट हम लोगों ने अभी देखा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
इसको सबसे पहले हम लोग का काम होगा डायमेंशन निकालने के लिए जो भी चीज़ें दी हुई उसे एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। और द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है? तो द्रव्यमान का यूनिट हम लोग जानते हैं कि इसका यूनिट हो जाता है केजी। द्रव्यमान का यूनिट हो जाएगा केजी। और त्वरण हम लोग जानते हैं वेग में परिवर्तन की दर, अब बटा में हो जाता है समय, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कंप्लीट क्या हुआ? तो ये हमारा हो गया केजी मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा बल का यूनिट हो गया, जिसे हम लोग न्यूटन भी कहते हैं। न्यूटन, आप केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं। अब इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे? तो देखिए मास यहाँ पे कितना है, तो मास यहाँ पे एक मास है, तो मास 1 हो गया m1। एल कितना है? तो एल भी 1 है, तो L1 हो गया। और यहाँ पे समय टाइम कितना है? तो टाइम 2 है, लेकिन कहाँ है? बटा में है, तो फिर माइनस में 2 लिख देंगे। पीछे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो बटा में अपॉन में होता है उसे ऊपर ले जाते हैं तो उसको माइनस के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो हमारा बल का यूनिट हो गया, बल का डायमेंशन हो जाएगा m1 L1 और t-2। चलिए कुछ और देखते हैं। जैसे यहाँ पे कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। बल गुने विस्थापन, तो बल का यूनिट हम लोगों ने देखा न्यूटन, बल का यूनिट हो जाएगा न्यूटन, और विस्थापन का यूनिट हो जाएगा यहाँ पे, विस्थापन एक डिस्टेंस है तो ये हो जाएगा मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर, कार्य का यूनिट क्या होता है? तो न्यूटन इंटू मीटर। ये सारे यूनिट ध्यान में रखेंगे, न्यूटन इंटू मीटर। हम लोग कहें कि सबसे पहला हमारा काम होगा ये सारे जो यूनिट दिए होंगे उसको सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिखने का। तो बल बराबर क्या होता है? तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। हम लोगों ने पीछे निकाला है कि केजी अपॉन मीटर, केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, एस स्क्वायर, और फिर एक एक्स्ट्रा यहाँ पे मीटर है विस्थापन का, तो 1 मीटर यहाँ पे लिख देंगे। तो हम लोगों के पास क्या आ गया? तो आ गया केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन निकालना है, तो m कितना है? m1 है। l कितना है? तो l यहाँ पे 2 है, तो 2 लिख देंगे। और t कितना है? तो t 2 है, हम लोग का सेकेंड 2 है लेकिन माइनस में नीचे है, तो -2 लिख देंगे। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा m1 L2 और t-2। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ऊर्जा। तो ऊर्जा किसे कहते हैं? यहाँ जो मैं बोल रही हूँ उसको भी ध्यान में रखेंगे। ऊर्जा किसे कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। और ऊर्जा कितने प्रकार का होता है? तो ऊर्जा 2 प्रकार का हो जाएगा, एक हो जाएगा गतिज ऊर्जा, एक हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ये दोनों मिल करके होता है जो टोटल ऊर्जा होता है हमारा यांत्रिक ऊर्जा होता है। तो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा क्या होता है? तो हाफ mv², हाफ mv² हो जाएगा गतिज ऊर्जा। तो हम लोग लिखेंगे mv² है, तो m को यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये मास है, तो मास का यूनिट हो जाएगा केजी। और यहाँ पे mv² है, तो v हमारा वेग हो गया। तो हम लोगों ने पीछे देखा है कि वेग क्या होता है? तो वेग हमारा होता है विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन बटा समय के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? तो विस्थापन मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हमारा वेग हो जाएगा, उसका स्क्वायर करना है। तो ये केजी इंटू मीटर अपन सेकेंड का होल स्क्वायर कर दिए। अब इसका हम लोग क्या लिखेंगे? तो ये हो जाएगा हम लोग का केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, यही होगा ना। अब इसका डायमेंशन देखिए क्या लिखेंगे। यहाँ पे केजी कितना है? तो केजी 1 है, तो मास 1 हो गया। और लेंथ कितना है? तो लेंथ यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे L2 लिख दिए। और समय कितना है? तो t यहाँ पे समय 2 है लेकिन अपॉन में है, बटा में है, तो -2 लिख दिए। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए आपसे कि काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो मीटर m1 L2 t-2 यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का हमारा डायमेंशन हो जाएगा। तो फॉर्मूला सबसे पहले याद रखेंगे, और फॉर्मूला याद होगा तो फॉर्मूला लिखेंगे और उसको यूनिट को लिखेंगे, और यूनिट को तब तक तोड़ेंगे जब तक वो लास्ट फॉर्मेट में ना आ जाए। सबसे छोटा यूनिट ले जाएंगे और फिर जाकर के हम लोग डायमेंशन निकालेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये एक पोटेंशियल एनर्जी है, ये स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा का हम लोग निकालें तो यहाँ पे देखिए m है मास। तो मास का यूनिट क्या होता है? तो मास को हम लोग केजी में डिनोट करते हैं। और ये g है, ये एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन का हम लोग को पता होता है कि वेग का हम लोगों में त्वरण का निकाला था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसको लिखेंगे। और ये हाइट है mgh, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है mgh, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू हाइट।
और ये h जो है h क्या हो जाएगा, तो h भी एक मीटर हो जाएगा, क्योंकि h एक लेंथ है और लेंथ का यूनिट हम लोग को पता है कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है। अब यहाँ से हम लोग इसको पहले पूरे फॉर्मेट को सही करेंगे। तो केजी यहाँ पे 2 मीटर है, तो मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, और नीचे में सेकंड है सेकंड स्क्वायर। अब इसको डायमेंशन करेंगे तो एम यहाँ पे देखें केजी 1 दे रखा है, तो यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे एल हम लोग का कितना है, तो एल यहाँ पे 2 हो जाएगा, लेंथ 2 है 2 मीटर स्क्वायर, और टी कितना है, तो टी भी हमारा 2 हो जाएगा, लेकिन ये बटा में है तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी का जो आया यहाँ पे डायमेंशन m1 L2 T-2, और हम लोगों ने पीछे देखा है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों ऊर्जा का जो डायमेंशन होगा सेम होगा, m1 L2 और T-2। हम लोगों